गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस में आपका अगला चैप्टर है रक्त का संगठन तथा कार्य। रक्त का संगठन तथा कार्य कैसे होता है। मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका अथवा कोषाणु मानव शरीर की जीवित इकाई है। कोशिकाओं की मृत्यु का अर्थ शरीर का मृत्यु है, अर्थात शरीर तभी तक जीवित रहता है जब तक कोशिका जीवित रहती है। जीवित प्राणियों की भांति कोशिकाओं को भी जीवित रहने के लिए भोजन, वायु तथा जल की आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न ऊतक अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवनदायी तत्वों को रक्त द्वारा प्राप्त करते हैं। रक्त संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है और समस्त कोशिकाओं का पालन पोषण करता है। हमारे ग्रहण किए गए भोजन से निर्मित रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने के लिए हृदय अविराम गति से दिन रात परिश्रम करता है। अगला टॉपिक है आपका रक्त का घटक। रक्त चमकीले लाल रंग का एक तरल पदार्थ है जो हृदय में एकत्र रहता है और यहीं से संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। वास्तव में रक्त का रंग लाल नहीं होता, बल्कि यह पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इस तरल पदार्थ में जो प्लाज्मा दिखता है उसमें कुछ सफ़ेद और लाल रंग की असंख्य कणिकाएं और उक्त बीमाणु तैरते रहते हैं। इन लाल कणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। जो रक्त में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। पहला आपका प्लाज्मा है। यह रक्त का हल्का पीला रंग तरल भाग है। यही रक्त को तरल बनाता है। रक्त का संपूर्ण आयतन के आधे से अधिक भाग में प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा में ही रक्त कणिकाएं तथा रक्त बीमाणु तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% अन्य रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। इनमें से कुछ तत्व विषनाशक और प्रतिरोधक होते हैं। जल की अधिकता के कारण रक्त नलिकाओं में भलीभांति प्रभावित होने में समर्थ रहता है। प्लाज्मा में जो ठोस पदार्थ घुले रहते हैं उनमें मुख्य 3 प्रकार के प्रोटीन हैं: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लोबुलिन शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रतिरोधक कीटाणु पाए जाते हैं जो रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। फाइब्रिनोजेन रक्त को जमने में सहायता करती है। इनके अतिरिक्त ग्रहण किए हुए भोजन के अवशोषित भोज्य तत्व भी मिले रहते हैं, जैसे प्रोटीन से पचे हुए एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से पचे हुए ग्लूकोज, वसा से पचे हुए ग्लिसरीन, विटामिन, खनिज लवण तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। प्लाज्मा के कार्यों को हम निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जैसे रक्त को तरल बनाकर नलिकाओं में प्रभावित होने योग्य बनाता है। दूसरा है सजीव कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करता है। तीसरा है रोगों के प्रति विष उत्पन्न करके रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करता है। चौथा है रक्त को जमने में सहायता करता है, अन्यथा चोट लगने पर इतना रक्त निकल सकता है कि व्यक्ति की प्राणों की छाप भी कठिन हो जाए। पांचवां है महत्वपूर्ण नलिकाएं विभिन्न ग्रंथियों के स्राव में प्लाज्मा में घुल के शरीर के आवश्यक भागों तक पहुंचकर उन अंगों की क्रियाओं के संपादन में सहायता पहुंचाता है। छठा है शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विजातीय पदार्थ प्लाज्मा ग्रहण करके त्वचा व गुर्दे के माध्यम से शरीर से निकासित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला टॉपिक आप लोगों का है लाल रक्त कण, और इसमें पहला पॉइंट आप लोग का जन्म स्थान है। लाल रक्त कणों का निर्माण शिशु के जन्म से पूर्व तिल्ली में तथा जन्म के पश्चात अस्थियों की मज्जा में होता है। इनका सर्वाधिक निर्माण जो है रीढ़ की मज्जा में होता है। जब ये रक्त कणिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो अपने जन्म का केंद्रक त्याग कर रुधिर में पहुंच जाती हैं। इनकी आयु लगभग 4 मास होती है। इनकी अल्पायु होने के कारण रक्त में लाल कणों के बराबर क्षति होती रहती है। इनकी जो क्षतिपूर्ति है अस्थियों की मज्जा में नए कणों के निर्माण में निरंतर होती रहती है। दूसरा है आप लोगों का आकृति। लाल कणों की आकृति एक सूक्ष्म गोल बीम के समान होती है। इनकी दोनों सतहें अंदर की कुछ गहरी अर्थात कुछ अवतली होती हैं। ये लाल कण अत्यंत चमकीले होते हैं। तीसरा आप लोगों का है लाल कणों की गणना। लाल कण बहुत अधिक संख्या के में पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि एक स्वस्थ पुरुष के
के घन मिलीलीटर रक्त में 50 लाख तथा एक स्वस्थ स्त्री के घन मिलीलीटर रक्त में 45 लाख लाल कण होते हैं। चौथा आप लोगों का है लाल कणों के निर्माणक तत्व। लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन जो लौह तथा प्रोटीन लौह तत्व का मिश्रण होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिश्रण ही रक्त का लाल रंग प्रदान करता है। पांचवा आप लोगों का हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रभावित होता है तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर ऊष्मा तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका लाल बैंगनी रंग में परिवर्तन हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही नहीं वरन कार्बन डाइऑक्साइड की ओर भी अधिक आकर्षित करता है, इसलिए ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन के कुछ अंश से मुक्त होकर वहां उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। लाल कणों की क्षतिपूर्ति नए लाल कणों के निर्मित होने से होती है। हीमोग्लोबिन इन लाल कणों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, अतः इनकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें लोहा एवं प्रोटीन युक्त भोजन अवश्य खाना चाहिए। लाल रक्त कणों के मुख्य कार्य हैं। पहला है जीवित कोशिकाओं को शर्करा, पेप्टोन तथा जल की सहायता से शक्ति प्रदान करना। दूसरा है बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर में प्रतिविष की उत्पत्ति करना। तीसरा है लाल रुधिर कणिकाएं रक्त में सांद्रता को बनाए रखती है। अब अगला टॉपिक है आप लोगों का श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण रंगविहीन होते हैं। इनका आकार बदलता रहता है। इनकी संख्या में भी अपेक्षाकृत कम होती है। 1000 लाल कणों पर केवल 2 ही श्वेत कण होते हैं। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। ये अस्थि मज्जा और लसिका में उत्पन्न होते हैं। ये तालाब में तैरने वाले एक कोशिका वाले जीव अमीबा की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। ये अत्यंत गतिशील होने के साथ इतने लचीले होते हैं कि अपना आकार बदलकर शरीर के प्रत्येक भाग में आसानी से पहुंच जाते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों का बच्चों रक्त विमाणु है। रक्त को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इन कणों के अतिरिक्त एक पदार्थ होता है जिन्हें रक्त विमाणु कहते हैं। इनका आकार लाल कणों से बहुत छोटा होता है। इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में सहायता करना है तथा यह रोग से शरीर की रक्षा भी करते हैं। इनकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। अगला टॉपिक है रक्त के कार्य। शरीर में रक्त का विभिन्न कार्य करता है। पहला टॉप पॉइंट इसमें है शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखना। शरीर में प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया होती रहती है, जिसके कारण शरीर गर्मी में बनी रहती है। शरीर के बाह्य भागों में कम गर्मी पाई जाती है, जो भीतरी भागों में अपेक्षाकृत अधिक बनी होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण द्वारा अधिक गर्म भागों में से गर्मी लेकर कम गर्म भागों में पहुंचाकर शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है आप लोगों का ऑक्सीजन का वितरण करना। लाल रक्त कणिकाओं को हीमोग्लोबिन फेफड़ों में वायु से ऑक्सीजन लेकर रक्त परिभ्रमण में समय की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। यह ऑक्सीजन जीवित पदार्थों को जलाकर शरीर के लिए ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस प्रकार रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का वितरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। अर्थात बाह्य श्वसन में रक्त प्रमुख रूप से भाग लेता है। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का पचे हुए भोजन का वितरण। रक्त का प्रमुख कार्य आहार नाल द्वारा शोषित पचे हुए भोजन से उपलब्ध जो होता है तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग में आवश्यकता अनुसार पहुंचाना है। चौथा है आप लोगों का व्यर्थ पदार्थों का निकासन करना।
ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप जो होता है शरीर के प्रत्येक भाग में व्यर्थ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, गंदा जल आदि एकत्रित हो जाते हैं। इन पदार्थों को शरीर में से निकालना परम आवश्यक है। अतः रक्त इन पदार्थों को अपने साथ लेकर फेफड़ों, त्वचा तथा गुर्दों जैसे उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है, जो उन्हें बाहर निकाल देता है। पांचवा आप लोगों का है विभिन्न ऊतकों को गीला रखना। विभिन्न ऊतकों को गीला रखना। प्लाज्मा का कुछ भाग रक्त कोशिकाओं में रिस कर बाहर निकालता है तथा ऊतकों के मध्य जो स्थान रिक्त रहता है उसे गीला बनाए रखता है। छठा है आप लोगों का हार्मोन्स का वितरण करना। शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में हार्मोन्स नामक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व बने रहते हैं। रक्त इनको अपने साथ मिलाकर संपूर्ण शरीर में वितरित करता है। सातवां आप लोगों का है रोगाणुओं को नष्ट करना। रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करने पर रक्त की श्वेत कणिकाएं इनका भक्षण कर लेती हैं। इस प्रकार रक्त रोगों के कीटाणुओं से रक्षा हेतु विषनाशक पदार्थों का निर्माण कर रोगाणुओं को नष्ट करता है और शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करता है। अगला टॉपिक है आप लोगों का रक्त का जमना। रक्त मानव जीवन का आधार है। शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाने अथवा रक्तहीनता के कारण व्यक्ति की मृत्यु की संपूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः किसी दुर्घटना या चोट आदि लगने पर रक्त निकल जाए तो इसके लिए प्रकृति बहुत उत्तम प्रबंध कर दिया है। जैसे ही रक्त बाहर निकलकर बहने लगता है वह वायु में मिली ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही गाढ़ा होने व जमने लगता है। इसी प्रक्रिया से कटी हुई नलिका का मुंह भी बंद हो जाता है और रक्त बहने की क्रिया जो होती है वह धीमी पड़ जाती है और कुछ समय में ही स्वतः ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। रक्त जमने की प्रक्रिया। अगला टॉपिक है बच्चों आप लोगों का रक्त जमने की प्रक्रिया। इस प्रकार रक्त शरीर से बाहर आते ही रक्त के तरल भाग सीरम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन एक प्रकार की बारीक बारीक जाल सी बनाने लगती है, जिससे रक्त कणिकाएं फंसकर रक्त को थक्के के रूप में बना देती है, जिससे रक्त का जमना कहते हैं। रक्त नलिकाओं में प्रभावित होते समय नहीं जमता, रक्त नलिकाओं से बाहर निकलने पर ही जमता है। अगला टॉपिक है आप लोगों का रक्त की गणना। कभी कभी तो रोग को निश्चित रूप से परखने के लिए रुधिर की जांच करके रुधिर में स्थित लाल और श्वेत कणों की गणना की जाती है। उंगली में जैसे सुई चुभोकर रक्त की एक बूंद परखने के लिए ले ली जाती है और रक्त की उस बूंद को पतला करके एक विशेष प्रकार की स्लाइड पर रख लिया जाता है। शीशे की इस स्लाइड पर रेखाओं के वर्गाकार खाने बने होते हैं। फिर अणुवीक्षणीय यंत्र द्वारा रक्त की जांच वर्गों के कारण लाल एवं श्वेत कणों की गणना कर ली जाती है। अगला टॉपिक है आप लोगों का रक्त वर्ग। सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रक्त की लाल कणिकाओं में और प्लाज्मा के द्रव्य सीरम में विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले तत्व होते हैं। इस आधार पर रक्त को हम निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी, वर्ग ओ। ए बी वर्ग का रक्त साधारण सभी वर्गों के रक्त को स्वीकार कर लेता है, अतः इसको सर्वग्राही कहते हैं। वर्ग ओ का रक्त भी सभी को दिया जा सकता है, अतः इसे वर्ग को रक्त सर्वदाता कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर से बहुत अधिक रक्त निकल गया हो, तो तीव्र धक्का लगा हो, तो शरीर में जल सा गया हो या रक्तहीनता हो गया हो, तब उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा उसके रक्त का परीक्षण करके उसके रक्त के ग्रुप को जांच करता है। तत्पश्चात उसी ग्रुप का रक्त उसकी शिराओं द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे उसका प्राण रक्षा होती है। रक्त चढ़ाने की इस विधि को रक्त का परिसंक्रमण या रुधिराधान कहते हैं। रुधिराधान करने से पूर्व बाहर से ले गए रक्त का भली प्रकार परीक्षण कर लिया जाता है। जब उस व्यक्ति के ग्रुप से बाहर के रक्त का ग्रुप मेल खाता है तो अर्थात समानुकूल होता है, तभी रक्त चढ़ाया जाता है। कभी कभी असावधानी से यदि भिन्न ग्रुप का रक्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। आजकल तो रोगी
की गंभीर स्थिति में रक्त चढ़ाना बहुत सरल कार्य हो गया है। उसके लिए विभिन्न शहरों में बड़े बड़े रक्त बैंक भी खुल गए हैं, जहां स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करके जन सेवा का लाभ उठाते हैं। रक्त बैंक में स्वस्थ निरोग व्यक्तियों का रक्त लेकर फ्रिज में सुरक्षित रखा जाता है, जहां से किसी भी समय उपयुक्त रक्त मिलने में सुविधा होती है। अगला टॉपिक है बच्चों, रक्त तथा लसिका में भिन्नता। रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है और लसिका का रंग श्वेत होता है। और दूसरा है आप लोगों का, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। और लसिका में तीसरा है, लसिका ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती है। चौथा है आप लोगों का, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और लसिका में चौथा पॉइंट है, उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है।